नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें। 3 शहीद पुलिस वालों के परिजनों का आज सम्मान किया जाएगा। पुलिस स्मृति दिवस है आज और आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ परिजनों का सम्मान करेंगे। एसटीएफ के सुनील कुमार बदमाशों को मारकर शहीद हुए थे, तो उन्हीं के परिजनों का आज सम्मान किया जाएगा। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं एपीएन न्यूज पर। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 3 शहीद पुलिस वालों के परिजनों का सम्मान किया जाएगा। पुलिस स्मृति दिवस का आज मौका है और इस खास मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ शहीदों के परिजनों का सम्मान करेंगे। एसटीएफ के सुनील कुमार बदमाशों को मारकर शहीद हुए थे, उनका एनकाउंटर करते हुए, और 3 शहीद पुलिस कर्मी ऐसे हैं जो कि शहीद हो गए थे और उन्हीं के परिजनों का आज सम्मान किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे। बताते चले कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ के शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार समेत शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों का आज सम्मान होगा। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मान करेंगे और 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 तक देश भर में ड्यूटी के दौरान यूपी के 3 पुलिस कर्मियों समेत 186 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। एसटीएफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार, जौनपुर के हेड कांस्टेबल दुर्गेश कुमार सिंह और नोएडा कमिश्नरेट के कांस्टेबल सौरभ कुमार के परिजनों को सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। पुलिस की ओर से शोक सलामी दी जाएगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देंगे। और इसी बीच हमारे संवाददाता आनंद सिंह जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तो आनंद, पुलिस स्मृति दिवस है और इस खास मौके पर लखनऊ में विशेष कार्यक्रम आयोजित होता हुआ, कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर जानकारी दें। लगभग कितने बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, कार्यक्रम ये चल रहा है। पुलिस स्मृति दिवस का कार्यक्रम है, हर साल ये होता है और इस वर्ष जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब इसमें गए हुए हैं तो 3 जो हमारे शूरवीर पुलिसकर्मी हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। जो इंस्पेक्टर चाहे सुनील कुमार हो, एसटीएफ से रहे हैं, एसटीएफ के हैं, हेड कांस्टेबल दुर्गेश कुमार सिंह और कांस्टेबल सौरभ कुमार, इनको सम्मानित किया जाएगा। इनके शौर्य की प्रशंसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है और क्योंकि आज पुलिस स्मृति दिवस है मनीषा, तो पुलिस की परेड भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर हैं तो उन्होंने न सिर्फ कानून व्यवस्था की सराहना की है बल्कि जो पुलिस का कार्य है उत्तर प्रदेश में, इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश में जिस तरह से पुलिस काम करती है उसकी उन्होंने भूरी प्रशंसा की। ठीक है आनंद, तो लगभग कौन कौन मुख्य अतिथि इस विशेष कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं और कितनी देर बाकी है अभी इस कार्यक्रम के शुरू होने में? 9:30 बजे से ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है मनीषा, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शिरकत कर रहे हैं। साथ ही साथ जो डीजीपी हैं प्रदेश के वो इसमें होंगे, तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो होंगे, जो पुलिसकर्मी हैं उनके परिजन इस कार्यक्रम में होंगे, क्योंकि पुलिस स्मृति दिवस का कार्यक्रम हर साल ये आयोजित किया जाता है। तो आप ये कह सकती हैं कि पुलिस के न सिर्फ जो परिवारजन हैं बल्कि तमाम पुलिसकर्मी, जो पुलिस के अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल हैं। और क्योंकि हर साल आयोजित होने वाला कार्यक्रम है और जिस तरह से कानून व्यवस्था को संभाला है हमारे पुलिसकर्मियों ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समय समय पर इसकी सराहना की है और आज भी वो दिन है जब मुख्यमंत्री ने इनकी प्रशंसा की है। ठीक है आनंद, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर का रुख करना चाहेंगे। अगली बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आते हुए, जहां दीपावली के बाद दमघोंटू हवा देखी जा रही है। जी हां, दिवाली के बाद से ही दिल्ली एनसीआर जो है वो पूरी तरीके से गैस चैम्बर बन चुका है। दिल्ली में जहरीली हवा से लोगों का दम घुट रहा है और दिवाली के बाद से ही रेड जोन में पहुंच चुके हैं एनसीआर के कई इलाके। बताते चले कि दिल्ली में 550 के पार हो चुका है एक्यूआई। गाजियाबाद, नरेला में आंखें जल रही हैं, इस तरह की स्थिति। तो देखिए, बेहद अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं एक्यूआई को लेकर। बताते चले कि दिल्ली में 550 के पार पहुंच चुका है और गाजियाबाद, नरेला में आंखें भी जल रही हैं। इस हद तक प्रदूषण फैल चुका है।
और आपको बताते चले कि ग्रैब का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है दिल्ली एनसीआर के तमाम क्षेत्रों में। तो गाजियाबाद नरेला में आंखें जल रही हैं, इस हद तक प्रदूषण का स्तर बढ़ चुका है। ग्रैब का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है और सीपीसीबी ने N95 मास्क लगाने की सलाह दी है। देखिए, N95 मास्क लगाने की सलाह तब दी जाती है जब बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है और ऐसे में लोगों की सांसों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है और इसीलिए यह अपील की गई है। बताते चले कि दिवाली के बाद दिल्ली और एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है और रोशनी के इस त्योहार के बाद राजधानी की फिजा में जो धुआं घुला है वो अब लोगों की सेहत पर भारी पड़ने लगा है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह जुड़ चुके हैं। तो मनीष, देखिए, कल दीपावली का उत्सव मनाया गया और उसके बाद ये जो आज सिनेरियो निकल कर आया है, आज जो AQI का लेवल निकल कर आया है वो काफी ज्यादा खतरनाक और चिंताजनक स्थिति पर पहुंच चुका है। दिल्ली सरकार के किस तरह से इस वक्त बढ़ते कदम इस दिशा में कि किसी तरीके से प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके? जी, आप सही बता रही हैं कि दिल्ली जो रोशनी का त्योहार, दिल्ली में रोशनी का त्योहार के बाद राजधानी दिल्ली की हवा बहुत खराब हो गई है। और न सिर्फ दिल्ली की ही बात है, देश भर में हवा की शुद्धता में सेंध लग गई है। राजधानी आर्थिक राजधानी जो कही जाती है मुंबई, वहां भी हवा खराब हुई है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी कि एक रात में एक खास समय तक ही ये पटाखे छोड़े जाएंगे, लेकिन उस गाइडलाइन की अनदेखी करते हुए काफी देर रात तक पटाखों की धमाके और आवाज और रोशनी के त्योहार को लोग मनाते। इसी वजह से जो AQI का आंकड़ा है खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और ऐसे में लोगों को सलाह यही दी जाती है कि बाहर जब भी निकलें वो मास्क लगा के निकलें अथवा घरों में ही रहें जहां पे कम AQI का असर होता है। जी मनीष, ये भी जानना चाहेंगे कि दिल्ली एनसीआर में ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां AQI का लेवल जो है वो सबसे ज्यादा चिंताजनक श्रेणी में बना हुआ है? दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो सबसे प्रदूषित इलाका रहा है वो दिल्ली का बवाना रहा है, जहां 427 के साथ दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाकों में वो गिनती में आया है। उसके बाद से मैं आपको बता दूं, जहांगीरपुरी जहां पर AQI का लेवल 407 रहा है, वजीरपुरी में 408 रहा है और बुराड़ी में 402 रहा है। यह भी काफी गंभीर स्थिति है। हालांकि AQI का 300 से 400 बीच का AQI का लेवल बहुत खराब माना जाता है और यह देखने में आ रहा है कि 400 से ऊपर ही AQI का लेवल कई जगहों में पहुंच गया है। तो ये समझ सकते हैं कि कितनी खराब स्थिति है दिल्ली में। वो अलग बात है कि ये मौसम भी कुछ इसी तरह का होता है कि दिवाली जब आती है तो मौसम उस तरह का होता है कि ये हवा में फॉग और स्मॉग और पराली जलाने की घटनाओं की वजह से भी AQI खराब होती है। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिनों में यदि हवा ठीक ठाक बही तो AQI का लेवल बहुत कम हो सकता है। ठीक है मनीष, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिवाली के बाद से ही लगातार इस तरह की खबर सामने आ रही है और दिवाली के बाद दम घोटू उत्तराखंड की हवा भी हो चुकी है और आपको बताते चले कि देहरादून नैनीताल में दम घोटू हवा का असर देखने को मिल रहा है। तो दीपावली के बाद उत्तराखंड की हवा भी जहरीली होती हुई पहाड़ों को नुकसान पहुंचता हुआ और अगर देहरादून नैनीताल की बात करें तो यहां पर भी दम घोटू हवा चल रही है। लोगों की सांसों पर खतरा मंडरा रहा है और देहरादून में वायु गुणवत्ता 261 दर्ज किया गया है। तो दिवाली के बाद उत्तराखंड की हवा दम घोटू हो गई है। जी हां, इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज सुबह अगर देहरादून के वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो ये 261 दर्ज किया गया है। नैनीताल, हरिद्वार और काशीपुर शहरों का भी बुरा हाल है। तो पहाड़ों में रहने वाले लोगों की मुसीबत इन दिनों और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब दीपावली के बाद वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है और ऐसे में पहाड़ों में रहना पहाड़ों जितना ही मुश्किल हो जाता है वहां के लोगों के लिए। तो ये AQI लेवल आपको बता रहे हैं, देहरादून में वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो आज 261 दर्ज किया गया है।
और इस बीच योगेश जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। योगेश, तो देखिए दीपावली के बाद उत्तराखंड के पहाड़ों का भी हाल बेहाल नजर आ रहा है। लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और AQI लेवल सबसे ज्यादा कौन कौन से क्षेत्रों में गंभीर स्थिति में दर्ज किया गया है? बिल्कुल, आपको बताना चाहें, जब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 70% से ज्यादा अगर भूभाग की बात करें तो वो वन संपदा का है, यानी कि जंगलों की कोई। इसके देखा जाता है कि जब दीपावली का अगला दिन होता है तो कुछ ऐसे जगह प्रदूषण जरूर बढ़ जाता है, जिसमें अगर बात करें हम देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, रुड़की की बात करें, हम जो मैदानी क्षेत्र है जितने भी, ऋषिकेश की बात करें या फिर उधम सिंह नगर की बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा लेवल जरूर बढ़ जाता है। इस समय भी बढ़ा है, लेकिन इतना जरूर है कि जो ये लेवल है ये पता नहीं है कि जिसमें चिंता हो, पर इतना जरूर है कि अब कुछ दिन तक जो वायु प्रदूषण है उससे लोगों को जरूर परेशानी का होगा। आसमान अभी आज सुबह की अगर बात करें तो बिल्कुल साफ नजर नहीं आ रहा है। अमूमन ये देखा जाता है कि आसमान बिल्कुल साफ नजर आता है उत्तराखंड में, खासतौर की अगर हम बात करें, लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन कल जो पटाखे जिस तरह से बहुत ज्यादा फूटे हैं उसका असर आज देखने के लिए मिल रहा है। जी योगेश, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से उत्तराखंड की जो हवा है वो पूरी तरीके से दमघोटू हो गई है, तो उत्तराखंड सरकार किस तरह से प्रयास कर रही है इसे नियंत्रित करने के लिए? नहीं, आपको बताना चाहेंगे कि सरकार तो कोशिश करती है कि किसी तरह से जो है स्थिति को संभाला जाए, लेकिन फिलहाल अगर मैं आप लोग को स्थिति की बात करूं, जो जमीनी हकीकत ये है कि इतनी स्थिति खराब नहीं है कि जिसे हम तुलना दिल्ली या फिर अन्य राज्यों से किया जाए। हम लोगों का इतना स्थिति उत्तराखंड की खाली खराब नहीं है। जरूर पटाखे फूटे हैं कल बहुत ज्यादा, लेकिन फिलहाल ये है कि वायु ज्यादा प्रदूषित नहीं हुई है। और उम्मीद ये है कि आज शाम या सुबह, क्योंकि आज भी उम्मीद है पटाखे फूटेंगे, कल अगर देखा जाए तो कल शाम तक पूरी उम्मीद है कि फिर से एक मौसम साफ। ठीक है योगेश, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि भोपाल से सामने आ रही है। भोपाल से बड़ी खबर का रुख करना चाहेंगे। बताते चले कि जहरीली कफ सिरप के मामले से जुड़ा हुआ अपडेट साझा करने जा रहे हैं। सिरप से बच्चों की मौत पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। बताते चले कि कंपनी का मालिक रंगनाथन जेल पहुंच गया है और कफ सिरप कांड में पहले से ही 3 लोग हिरासत में हैं। जहरीली सिरप से 24 बच्चों की मौत हुई थी। तो मध्य प्रदेश में 23 से ज्यादा बच्चों की मौत से जुड़े जहरीले कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट बनाने वाले तमिलनाडु स्थित कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदन को सोमवार को स्थानीय अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और इससे पहले SIT ने श्रीसन फार्मा के मालिक गोविंदन को पूछताछ के लिए तमिलनाडु के कांचीपुरम ले जाया गया, जहां उन्हें 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। वहीं SIT प्रमुख जितेंद्र सिंह जाट ने बताया है कि हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें परासिया शहर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौतम गुर्जर के समक्ष पेश किया गया, जहां से सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और अधिकारियों ने बताया है कि जहरीली कफ सिरप प्रिस्क्राइब करने वाले छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रवीण सोनी, उनके भतीजे और दवाओं के थोक विक्रेता राजेश सोनी और डॉक्टर सोनी की पत्नी के मेडिकल स्टोर के फार्मासिस्ट सौरभ जैन पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। अधिकारियों के अनुसार छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों सहित कम से कम 24 बच्चों की कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप पीने के बाद किडनी फेल होने से मौत हो गई। जांच में पाया गया कि बच्चों को दिए गए सिरप में जहरीला पदार्थ पाया गया था। वहीं SIT प्रमुख ने कहा है कि जहरीली कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप बनाने वाली कंपनी के निर्माण इकाई को सील कर दिया गया है। और इस बीच भोपाल से हमारे संवाददाता संतोष जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट साझा करने के लिए। तो संतोष, देखिए इस पूरे मामले में रंगनाथन को जेल भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई को किस तरह से बढ़ाया जाएगा और ताजा खुलासे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ? देखिए, बिल्कुल रंगनाथन को जेल भेजने के बाद अभी भी SIT जो है लगातार जांच कर रही है और जांच में और भी खुलासे होते जा रहे हैं। जिस तरीके से खुलासे होते जाएंगे उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। और मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। इसको बड़ी गंभीरता से जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे
उनको सभी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ऐसा सरकार का भी ओपिनियन है। वहीं विपक्ष भी लगातार इस मामले में घेरता हुआ सरकार को नजर आ रहा है कि आखिरकार ऐसी कंपनी को सायरप बेचने की परमिशन कैसी दी गई। और जबकि पहले भी बताया गया है कि ये इंदौर में इस तरीके का एक मामला बहुत साल पहले आया था, लेकिन उससे गंभीरता से न लिया, जिसका परिणाम ये सामने नजर आता दिख रहा है। जी बिल्कुल। और संतोष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कल जो एसआईटी जांच में केमिकल एनालिस्ट ने कई राज खोले हैं, उनमें क्या कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं निकलकर? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से केमिकल एनालिसिस ने बात करी है, अपनी जांच बताई है कि जिस मात्रा पे मिलना चाहिए उस मात्रा पे नहीं है, 1 पॉइंट कुछ % पे रहना चाहिए, जबकि इसमें 40 पॉइंट कुछ % पर एक केमिकल पाया गया है। तो ये वाकई में जहरीला है। ये साबित करता है कि इसमें बिल्कुल जानलेवा ये सायरप था। और बच्चों के जो 4 साल के कुछ डॉक्टरों की भी लापरवाही इसमें सामने आई है, जबकि 4 साल की उम्र से के अधिक बच्चों को देना चाहिए, जबकि वो 4 साल से कम उम्र के बच्चों को भी सायरप लिख रहे थे डॉक्टर। लेकिन वो तो अलग मैटर है, लेकिन जो जांच में आया है कि केमिकल इसमें पाया गया है, ये बड़ी बात है। जी ठीक है संतोष, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करना चाहेंगे, जो कि बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। आपको बताते चले कि बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, महागठबंधन सीट बंटवारे को लेकर तकरार जारी है अभी भी। सीटें 243, महागठबंधन ने 254 उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो कई सीटों पर आपस में ही कांग्रेस और आरजेडी भिड़ते हुए। तो 243 सीटों पर महागठबंधन ने 254 उम्मीदवार देखिए उतार दिए हैं। 4 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट से मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई और कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो एनडीए को मिलता हुआ नजर आने वाला है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन के आखिरी दिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। और इसी के साथ महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन को लेकर चल रही उठापटक भी अब तेज हो गई है। महागठबंधन ने 243 सीटों पर 254 प्रत्याशी उतार राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा दिया है। वहीं आरजेडी ने इस सूची में जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की और यादव और मुस्लिम मतदाताओं पर अपनी पारंपरिक पकड़ को मजबूत बनाए रखने के साथ ही पार्टी ने इस बार सवर्ण, कुशवाहा और पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक पर भी नजर रखी हुई है। महागठबंधन के सभी दलों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और बिहार में 243 विधानसभा सीट हैं। बताते चले कि महागठबंधन ने 254 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा है और 4 सीट पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। इसमें सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज और वैशाली सीट शामिल हैं। वहीं चैनपुर और बाबू बरही सीट पर वीआईपी और आरजेडी आपस में भिड़ती नजर आ रही हैं। बताते चले कि 4 सीट छवाड़ा, करगहर, बिहार शरीफ और राजापाकर सीट पर कांग्रेस और सीपीआई के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलने वाली है। और इस बीच मोहम्मद दानिश जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मोहम्मद दानिश, तो देखिए सीट बंटवारे को लेकर अभी भी तकरार देखने को मिल रही है, पेच कहां फंसा हुआ है? जी मनीषा, देखिए सबसे जो है जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी तब से जो है महागठबंधन आपसी सहमति बनाने के लिए तैयार थे और बार बार वो लोग मीटिंग भी कर रहे थे, मगर लगभग जो है कल लास्ट डेट था नॉमिनेशन का, तब तक ये देखा गया कि महागठबंधन में आपसी सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण जो है कुछ सीटों पर जो है जो एनडीए और महागठबंधन के मुकाबले में जो है अब तिनकोणीय मुकाबले होते थे। 2 मुकाबले होते थे, अब तिनकोणीय मुकाबले में कहीं पर कांग्रेस और आरजेडी में आपसी मुकाबला है, तो कहीं पर कांग्रेस और वीआईपी में आपसी मुकाबला देखने को मिल रहा है। बार बार कोशिश करने के बाद भी जो है महागठबंधन में सीट के लिए जो है समीकरण जो है एक दूसरे से सहमति नहीं बन पाई। लगातार राहुल गांधी भी, कांग्रेस नेता जो राहुल गांधी भी जो है कोशिश की कि सहमति बन जाए, साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने भी किया था। तो ये लगभग जो है मनचाहा सीट और सीट की संख्या ज्यादा चाहा कि इसमें जो है लगभग जो है आपसी सहमति नहीं बन पाई। करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और एक्टर असरानी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और वो पिछले 5 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। बताते चले कि बॉलीवुड के सदाबहार हास्य कलाकार असरानी का पूरा नाम गोवर्धन असरानी था और 1 जनवरी 1941 को जयपुर में जन्मे असरानी ने 1960 के दशक से अपने करियर की शुरुआत की थी। 400 से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम भी किया और उनकी कॉमिक टाइमिंग और अनोखा अंदाज उन्हें बॉलीवुड का बेमिसाल सितारा बनाता है। शोले में उनकी अंग्रेजों के जमाने का जेलर वाली भूमिका आज भी दर्शकों को हंसाती है और असरानी के मैनेजर बाबू भाई थीबा ने बताया है कि असरानी का निधन आज जुहू के आरोग्य निधि अस्पताल में हुआ। अंतिम संस्कार भी आज शाम को सांता क्रूज वेस्ट के शास्त्री नगर शवदागृह में किया गया और इस मौके पर उनके परिजन और करीबी लोग भी मौजूद थे। तो असरानी का निधन हो गया है। पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद से ही असरानी अपने हास्य कलाकारी के लिए जाने जाते हैं। उनकी जो अदाकारी थी वो बेमिसाल थी और बॉलीवुड ने दिग्गज अभिनेता असरानी को खो दिया है, जिसके चलते पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए एपीएन न्यूज।